पिछड़े वर्गों और अर्वाचीन समीक्षकों के द्वारा मनु और मनुस्मृति पर यह आरोप लगाया गया है कि मनुस्मृति में ब्राह्मणों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, ब्राह्मणों को दंड से छूट दी गई है और शूद्रों को क्रूर और कठोर दंडों का विधान किया गया है। शूद्रों और ब्राह्मणों में दंड व्यवस्था में पक्षपात है। इस आरोप में मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह सच्चाई है कि वास्तव में मनुस्मृति में इस प्रकार के वचन पाए जाते हैं जिनमें ब्राह्मणों को दंड में छूट दी गई है और शूद्रों के प्रति कठोर दंड का व्यवधान है, क्रूर दंडों का विधान है। किंतु हमें इस प्रश्न पर दोनों पक्षों को दृष्टि में रख करके विचार करना पड़ेगा। जहां शूद्रों के प्रति कठोर दंडों का, क्रूर दंडों का विधान मनुस्मृति में पाया जाता है, वहां इससे विपरीत विधान भी मनुस्मृति में सुरक्षित हैं, पाए जाते हैं। अर्थात शूद्रों के लिए सबसे कम दंड और ब्राह्मणों के लिए सबसे अधिक दंड। ऐसी स्थिति में एक समीक्षक को यह विचार करना पड़ेगा कि दो परस्पर विरोधी विचारों में कौन सा विचार मौलिक है, कौन सा विचार सही है, कौन सा विचार महर्षि मनु का विहित है और कौन सा विचार बाद के लोगों ने, शूद्र विरोधी मानसिकता के लोगों ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, मनु के नाम से प्रचारित करने के लिए उसमें मिलाया है। जब हम इस बात का विश्लेषण करते हैं तो हमें कुछ साहित्यिक मानदंड प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर यह निश्चय हो जाता है कि यह मूल वचन मनु का है और यह मिलावटी अर्थात प्रक्षिप्त वचन है। आधार तो अनेक हैं, किंतु उनमें मुख्य आधार प्रसंग विरोध। कौन सा वचन मनु के मूल प्रसंग से, जो प्रसंग चल रहा है, उससे पूर्वापर रूप से जुड़ा हुआ है। प्रकरण विरोध। मनुस्मृति में जो प्रकरण प्रारंभ किया गया है, कौन सा वचन उस प्रकरण से संबंधित है। और परस्पर विरोध। महर्षि मनु की जो मूल भावनाएं, मूल आधार वर्ण व्यवस्था में प्राप्त होते हैं, या वर्ण व्यवस्था की जो मूल प्रक्रिया है, उस मूल प्रक्रिया में कौन सा वचन अनुकूल है और कौन सा वचन उसके विरुद्ध है। यदि हम इन साहित्यिक मानदंडों के आधार पर श्लोकों का विवेचन करें तो हमारे सामने तथ्य बड़ा स्पष्ट होकर के प्रकट हो जाता है कि अमुक वचन मूल वचन है, मनु की वर्ण व्यवस्था के अनुकूल है, मनु की भावना के अनुकूल है, मनु के प्रसंग से जुड़ा हुआ है, मनु के प्रकरण से जुड़ा हुआ है, और अमुक वचन अप्रासंगिक रूप से, प्रकरण विरुद्ध रूप से, अनर्गल रूप से डाल दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि किसी को अपनी भावना मनुस्मृति में डालनी थी और मनु के नाम से उन व्यक्तियों को अपना स्वार्थ सिद्ध करना था।
वह बिल्कुल इस प्रकार दिखाई पड़ता है जैसे किसी वस्त्र में कोई फेकली लगी हो, फटे हुए वस्त्र में कोई टुकड़ा लगा हुआ हो, बिल्कुल अलग उसकी पहचान दिखाई पड़ जाती है। मनुस्मृति का गंभीर विवेचन करने पर, मनुस्मृति का गंभीर अध्ययन करने पर, मनुस्मृति का विशेष रूप से प्रक्षेपों की दृष्टि से अध्ययन करने पर, मनुस्मृति का गंभीर अध्ययन करने पर उसकी दंड व्यवस्था के हमें कुछ मूल तत्व समझ में आते हैं। जैसे मनु जो दंड का विधान करते हैं वह अपराध की प्रकृति, अपराधी के सामाजिक स्तर और पद और उस अपराध का समाज में प्रभाव, इन तीन तत्वों को दृष्टि में रख करके दंड व्यवस्था का विधान करते हैं। और उस वही दंड व्यवस्था मनु की मूल न्यायपूर्ण दंड व्यवस्था है। जहां कहीं इन तत्वों की उपेक्षा करके कोई दंड व्यवस्था का विधान किया गया है या किसी को दंड में छूट दी गई है, वह मनु की मौलिक व्यवस्था नहीं रही कभी। वह व्यवस्था मनु के तत्वों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, इसलिए हम उसको मनु की व्यवस्था नहीं मान सकते। वह परवर्ती लोगों द्वारा, जन्मना जातिवाद के समर्थकों द्वारा अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कभी उस काल में प्रक्षिप्त की गई है जब जन्मना जातिवाद का हमारे समाज में बोलबाला था और वर्णों में परस्पर ऊंच नीच, छुआछूत, हीनता, घृणा या वैमनस्य का व्यवहार प्रचलित हो गया था। जैसे कोई पुरातत्वविद खंडहरों में से प्राप्त मिट्टी के, पत्थरों के, लोहे के टुकड़ों और भवनों के अवशेषों से मूल इतिहास की, प्राचीन इतिहास की खोज किया करता है। ठीक इसी प्रकार साहित्यिक समीक्षक जो लोग होते हैं वे ग्रंथ में प्राप्त यत्र तत्र जो सुरक्षित वचन हैं, जो उस पुस्तक की, उस लेखक की मूल भावना के अनुकूल हैं, उन वचनों के आधार पर मूल मान्यताओं को स्पष्ट किया करता है, ढूंढा करता है। ऐसे ही मनु की मूल व्यवस्था के प्रतिपादक वचन कई प्रसंगों में आज भी मूल रूप में सुरक्षित हैं, जिनको प्रक्षेप करता जन्मना जातिवादी लोग किसी कारण से हटा नहीं सके, किसी कारण से परिवर्तित नहीं कर सके, किसी कारण से संशोधित नहीं कर सके। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया, क्योंकि एक मुट्ठी बीज में होते हैं हजारों मुट्ठी अनाज। संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कश मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारत की कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महामिलन लेकर आया है देश में कृषि क्रांति। और हमारे लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं हमारी हर जरूरत के लिए सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। पतंजलि आयुर्वेद के प्रसंग में महर्षि मनु अपनी दंड व्यवस्था का विधान करते हैं और कहते हैं
कि वर्णों को किसी अपराध के करने पर कैसे, किस पैमाने के आधार पर दंड दिया जाना चाहिए। ये श्लोक मनु की दंड व्यवस्था की नीति का निर्धारण करने वाले श्लोक हैं। उनकी दंड व्यवस्था के पैमाने हैं और पैमाना पृथक पृथक